जंग जा रही हैं 13 को, वहाँ पे कोई बड़ा सियासी धमाका करने जा रही हैं, क्योंकि सपोर्टर वोटर तो आपके हैं नहीं, तो जंग में कोई बड़ी सियासी जो है वो आपके साथ इलाक़ कर सकते हैं 13 तारीख को? देखिए बेटे, आपको दावत दूंगी, आप ज़रूर उधर आना और वोटर सपोर्टर को आके ज़रा देखना, क्योंकि वोटर सपोर्टर के बगैर तो जलसा हो ही नहीं सकता ना। जलसा होता ही वोटर सपोर्टर के पाकिस्तान में जा रही है कोई भाई, जो कर रही है उन्हीं के दावत नामे पे जा रहे हैं ना। हम अपने जोरे बाजू पे अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर को जो हमारा जलसा है वो एक भरपूर अवामी पावर शो होगा, और उसी के अंदर हम हर जलसे के अंदर अपने अगले जलसे का ऐलान किया करेंगे, अपना अगला लाए अमल दिया करेंगे, और हर हफ्ते हमारा एक पब्लिक मोबिलाइजेशन और अवाम राब्ता मुहिम का जलसा जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में होगा। जो सियासी स्पेस उनका हक बनता है, इसका फ़ैसला मैं आप या मीडिया की स्क्रीन में नहीं हो सकता, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है, अवाम की अदालत में होना है। तो जो दो शाहकार आपने भी देखे, मैंने भी देखे, एक शदरा का शो और एक साबिक़ वज़ीर आज़म की अपने हलके में पजीराई, तो ये अवाम के मूड को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या उस हवाले से जो सियासी और कानूनी अमल है वो क्या रास्ता इख्तियार करता है। सियासत जो होती है वो मैदान की होती है, सियासत ड्राइंग रूम की नहीं होती है। ड्राइंग रूम में आप सियासी हिकमत अमली तरतीब देते हैं, उसकी प्रैक्टिकल जो शेप है वो सियासी मैदान में नज़र आती है। तो अगर इवन फील्ड से निकल के नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में आ जाते हैं तो सियासत में गहमा गहमी होगी, और बाकी जो कानून से उनकी आंख मचोली है वो यकीनन उससे मीडिया को रोज़ अच्छा एक चस्केदार टेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन जो आपकी बात है, सियासत में खलीफ और खरीफ बदलते रहते हैं, और सियासत के अंदर कभी कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। हालात, वाक़यात, सूरत हाल सियासी हिकमत अमली को जन्म देती है। तो वो आने वाले वक्त में क्या होना है, आपका इलेक्टोरल जो रोड मैप है उसके अनाउंसमेंट के बाद ही हमारी जो हिकमत अमली है कि कहाँ किस हल्के में हमने किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, कहाँ हमने इंडिपेंडेंट जाना है, कहाँ हमने अपनी ताकत को आजमाना है, ये सारी स्ट्रेटजीज टू अर्ली टू डिस्कस। हमारे यहाँ स्टेटस को की जो पॉलिसी रही, ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया रहा, और फिर नैब की जो ऊपर छतरी रही, वो बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट के जो काम थे उनको तख़ीर का शिकार करती रही। जो इमीडिएट वन विंडो ऑपरेशन थे या उनके मुतालिक इमीडिएट फ़ैसले करने की ज़रूरत थी, वो स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे ना होने की वजह से वो तग़यीर का शिकार होते रहे। सारे स्टेक होल्डर्स अगर एक जगह बैठ के पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी रोड मैप को सेट करने के लिए पुरज़म हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि यही एक फार्मूला है कि आपका मुल्क जो है उसको अब उस हिजानी कैफियत से निकाला जाए। हम डेफिनेटली ये समझते हैं कि जो स्किल्स हैं, जो ओरिएंटेशन है, जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, वो जिस इदारे के पास भी है वो इस कौम की अमानत है। इदारे मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उसके हकीकी कस्टोडियन जो है वो पाकिस्तान की अवाम है। तो जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेने वाला कोई भी इदारा कहीं पर भी बैठा हो, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए बनने वाले किसी भी मंसूबे के लिए उन्हें सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत होनी चाहिए, और ये काम बहुत पहले होना चाहिए। और इसी तरह हम ये भी डिमांड करते हैं कि हमारी ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकनॉमिक रोड मैप दे, और तमाम सियासी जमातें उसको इंडोर्स करें, और सियासी जमातों का उस हुकूमतों में आके उस लॉन्ग टर्म रोड मैप के अंदर छेड़खानी का कोई इख्तियार ना हो, क्योंकि सियासी अज़ाइम आपकी मुल्की तरक्की और मुआशी खुशहाली पे उसके साहिब नहीं पड़ने चाहिए। इसकी कीमत अदा की है पाकिस्तान ने, और आज ये लड़खड़ाती उखड़ी सांसों वाली मईशत भी उसी सियासत का शिकार हुई है। तो इसको सियासत से हट के एक ऐसा फोरम बना दिया जाए कि जहां सियासतदानों की पहुंच ना हो, सियासतदान उसको थिंक टैंक के तौर पे ओवरलुक करें, वो एडवाइस करें, वो उसको ओवरऑल एक आप कह लें कि ग्रास रूट्स रियलिटीज़ के साथ जुड़े हक़ाइक़ जो हैं
ان کو اپڈیٹ کرے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے اندر کوئی چینج کرنے کا اختیار نہ ہو، کیونکہ پوری قوم کا وہ روڈ میپ جو ہے پھر وہ لانگ ٹرم ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو انشور کرے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کسی بھی ایسی سوچ کی سپورٹ کرے گی، کیونکہ ادارے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن عوام اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور عوام اور ادارے جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ سے یہ موقف بار بار میڈیا کے ذریعے قوم تک پہنچایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے آپ کا ووٹر رجسٹر ہو گیا تھا اور اب 10 سال بعد نیا ینگ بلڈ جو ہے وہ ووٹر بن گیا ہے، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اس الیکٹورل پروسیس میں اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کریں۔ لہٰذا نئی حلقہ بندی جو ہے اس وقت کے الیکشن کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب حلقہ بندیوں کی ایک عارضی لسٹیں لگی ہیں، وہ لائنیں کھینچ دی گئی ہیں، اس پہ بے شمار اعتراضات اور تحفظات ہو سکتے ہیں کہ وہ بغیر کسی سے کنسلٹیشن کیے، کسی سیاسی جماعت یا عوامی نمائندوں کے بغیر وہ حلقہ بندیاں جو ہے ان کی لائنیں کھینچی گئی ہیں۔ جب تک ان کی حتمی لسٹیں نہیں لگ جاتی، جو موسٹ پرابیبلی اینڈ آف دس منتھ انہوں نے پرپوز کیا ہوا ہے، تو اس کے 30 دن کے بعد الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن کا شیڈول آپ کی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں لگنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس الیکشن شیڈول 30 دن کے یہ جو آپ کا پروسیس جو ہی مکمل ہوتا ہے، اگر حلقہ بندیوں کی وہ لسٹیں لگنے کے بعد بھی الیکشن کا شیڈول نہیں آتا، تو آپ دیکھیں گے کہ عوامی رائے کے احترام میں یا قانونی محاذ پہ ہم عوام کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔